हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे। तो हम कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। जो लास्ट क्लास में चालू किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, जैसे स्क्रीन पे नया क्वेश्चन आ जाता है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, सिंसियरली अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसको सॉल्व करके आंसर निकालनी है। और मान लो जो भी आंसर निकाला है उस सॉल्यूशन को चेक करना चाहते हो तो फिर वीडियो प्ले करना, जो हम सॉल्व करा रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको सुनते हुए फिर आगे बढ़ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से पूरे के पूरे क्लास को आपको कंप्लीट करनी है तो ही कोई फायदा होगा, ठीक है। इस वाले क्लास में हम गेट का, ईएससी का, एसएससी का जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्रॉम परमिएबिलिटी चैप्टर, फ्रॉम इफेक्टिव स्ट्रेस पोर वाटर चैप्टर, फ्रॉम सीपेज चैप्टर, सारा का सारा डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे पास हैं तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। डीडीए के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी जेई के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, गेट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं प्रिपेयर करिए। दिल खोल के आपका स्वागत है। हमारे पास जो कंप्लीट टेक्निकल की फी है वो है ₹1999। होली तक का ऑफर है। संपर्क करिए 7008420353। कॉन्सेप्ट डिकोडर की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और स्वागत है आपका। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन। हर साल मेरे स्टूडेंट एसएससी जेई में सेलेक्ट होते ही होते हैं, पक्का 110%, ठीक है। और भी डिफरेंट एग्जाम में होते हैं बट एसएससी में ज्यादा होने लगे आजकल। अच्छी बात है, मेहनत काम आती है। चलो यार, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन चालू करते हैं। समझ गया ना चीजों को? लाइक कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कांस्टेंट हेड परमियोमीटर इज बेस्ट सुटेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ हाईली इम्परमिएबल सॉइल। गलत। हाईली परमिएबल सॉइल, अगर ये चीज आई एम नहीं लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट यहाँ आई एम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना। मेरे मिटा देने से कुछ नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया। क्योंकि कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट जो था वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए होता था। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए मैंने आपको बता रखी थी, ठीक है। किसके लिए? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। और हाईली इम्परमिएबल सॉइल कहने का मतलब है किसका परमिएबिलिटी कम होता है? फाइन ग्रेन सॉइल का परमिएबिलिटी काफी कम होता है। क्लेई सॉइल जो होता है, जो फाइन ग्रेन सॉइल के कैटेगरी में आता है, तो उसको तो रिलेटिवली इम्परमिएबल ही मान के चलते हैं, इसका परमिएबिलिटी इतना ज्यादा कम होता है कि नहीं। तो इनके लिए जो सुटेबल टेस्ट था वो था फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट या फिर वेरिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट जिसको हम कहते थे। ओके, तो पहला वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ ए सॉइल मास डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द पोर फ्लूइड। ये लॉजिक कहां से कह रहा है? एक रिलेशनशिप मैंने आपको बता रखा होगा मित्रों, K is directly proportional to unit weight of water and inversely proportional to viscosity। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट मार्क करो, एकदम मुंह पे याद होना चाहिए ये रिलेशनशिप एनी टाइम। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है सॉइल मास का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी से। तो अगर विस्कोसिटी को बढ़ाया जाए, इंक्रीज इन विस्कोसिटी का बात कर रहा है, अगर बढ़ाया जाए तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिक्रीज होगा। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल मास डिक्रीजेस, डिक्रीज का बात कर रहा है, विद इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ पोर फ्लूइड, ठीक है। तीसरा, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल मास इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। अब टेम्परेचर से रिलेशनशिप बैठा रहा है, ये इसके बारे में कैसे सोचेंगे? देखो, मान लो अगर टेम्परेचर बढ़ गई तो टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण बेसिकली होता क्या है? बेसिकली होगा ये, जो यूनिट वेट है इसकी वैल्यू कमेगी और जो विस्कोसिटी है, ओके, इसकी भी वैल्यू कमेगी, मतलब दोनों की वैल्यू कमेंगे। बट लेकिन यूनिट वेट में ज्यादा कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं आता है। नॉट मच सिग्निफिकेंट चेंज, ध्यान रखना, नॉट मच सिग्निफिकेंट चेंज। चाहे टेम्परेचर बढ़े या घटे, यूनिट वेट ऑफ वाटर में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, ये अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही रहता है। ये मान के चलना है जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम आंसर कर रहे होंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें कोई एक वैल्यू दे दिया है कि इतना परसेंट डिक्रीज या इंक्रीज हुआ, तो उसको कंसिडर करते हुए हमको चलना है। एक इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया भी था कि टेम्परेचर बढ़ गया तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी में कितना परसेंट चेंज आ गया। ये चीज हमने आपको कैलकुलेट करने का तरीका भी सिखा रखा था इससे पहले वाले वीडियो में, हम जो क्वेश्चन हमने किए थे वहां पर, ठीक है, या फिर थोड़ा देर पहले। तो
यूनिट वेट में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, नॉट मच चेंज सिग्निफिकेंट चेंज इन यूनिट वेट। सो मोटा मोटी जो चेंज हो रहा है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, विस्कोसिटी आपका डिक्रीज होगा, तो विस्कोसिटी जब डिक्रीज होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, तो परमिएबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा। यही बात तो कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल मास इंक्रीजेस, बढ़ जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। सही तो है, तो ये तीसरा भी सही है। अब दिस स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे सर दूसरा और तीसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, तो ये ईएससी का क्वेश्चन है, इस ये सोच के आगे नहीं बढ़ जाने का, हमको क्वेश्चन सभी सॉल्व करने हैं। आजकल जेई में भी यही क्वेश्चन छाप देता है सीधा सीधा, एई में भी यही क्वेश्चन छाप देता है सीधा सीधा, समझे क्या। लॉजिक एक बार अगर माइंड में क्लियर है ना, कोई भी एग्जाम हो, आप वो एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, फर्क नहीं पड़ता वो ईएससी हो, आईएएस हो, कुछ भी हो, कहीं का भी, लॉजिक क्लियर कट होना चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, ए स्ट्रेटा ऑफ 3.5 मीटर थिक फाइन सैंड, एक फाइन सैंड है, क्विक सैंड कंडीशन का डेवलपमेंट होने का जो मैक्सिमम केसेस है, मैक्सिमम चांस है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, वो फाइन सैंड है। क्विक सैंड कंडीशन क्ले में जनरली होता नहीं है, लेकिन क्ले में होने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन मैंने बताया था कि ऊपर एक क्ले लेयर है और नीचे मान लो एक एक्वीफर है, जो कि कन्फाइंड एक्वीफर है अंडर सम आर्टिशियन प्रेशर, और इसमें जब आप एक्सकवेट करोगे ये क्ले सॉइल लेयर में, तो इसमें ये क्ले में भी इस पर्टिकुलर केस में क्विक सैंड कंडीशन हो सकता था। ये एक एक्सक्लूसिव केस था, अलग केस था, ठीक है, इस केस को ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे कन्फाइंड एक्वीफर होता था, ये केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा था अभी जो सीपेज वाला चैप्टर पढ़ाया था, और ग्रेवल में तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो क्विक सैंड कंडीशन बनती भी है तो किधर बनती है, ये फाइन सैंड में ही बनती है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि एक फाइन सैंड लेयर है आपके पास 3.5 मीटर जिसकी थिकनेस है, और इस सॉइल का जो जी है दिस इज योर 2.7, एंड इस सॉइल का जो वॉइड रेशियो है इट इज योर 0.7। फॉर क्विक सैंड कंडीशन टू डेवलप इन दिस स्ट्रेटा, इसमें क्विक सैंड कंडीशन डेवलप हो जाए, द वाटर फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विल रिक्वायर्ड ए हेड ऑफ, सीपेज हेड का बात कर रहा है। कहने का मतलब है जब वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब पानी नीचे से फ्लो करके ऊपर ऊपर निकलेगा, तो अपवर्ड फ्लो कंडीशन में ही क्विक सैंड कंडीशन डेवलप हो सकता है। क्विक सैंड कंडीशन डेवलप होने का मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉइल मास में इफेक्टिव स्ट्रेस अगर हो जाए 0, तो हम कहेंगे कि क्विक सैंड कंडीशन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ऐसे केसेस में जो कोहेजन लेस सॉइल होता है वो अपना सारा का सारा शियर स्ट्रेंथ लूज कर देता है, क्योंकि कोहेजन लेस सॉइल के पास शियर स्ट्रेंथ जो मिलती है उसको वो बेसिकली किस लिए मिल रही होती है, उसकी इफेक्टिव स्ट्रेस के कारण। मैंने आपको इक्वेशन बता रखा था, ठीक है। तो मतलब जब शियर स्ट्रेंथ लूज कर देगा तो सॉइल मोटा मोटी फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाता है, अब वो किसी भी तरह का लोड कैरी करने के सूरत में नहीं रहता है, ये चीज मैंने आपको बता रखा था। और यहाँ अपवर्ड फ्लो कंडीशन है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या, ये जहां पे सबसे पहली बार पानी एंटर करेगा, यहीं पे सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपका इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल 0 हो जाए। क्यों, यहीं पे सबसे ज्यादा सीपेज प्रेशर लग रही होगी, तो वो जो हेड है ना, वो कितना है, ठीक है। तो वो हेड कितना होगा, मतलब वो हेड सिंपल सी बात है, इस पॉइंट से लेके यहां तक फ्लो करने में सॉइल में जितना उसको हेड चाहिए होगा वही हेड है, तो कितना, सीपेज हेड एच के बराबर। तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर सीपेज हेड, वी हैव टू कैलकुलेट। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि आपका क्विक सैंड कंडीशन होना है, तो ऐसे केसेस में ड्यू टू सीपेज जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ये क्या हो जाएगा आपका, अगर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया तो इसका मतलब हम कहेंगे कि क्विक सैंड कंडीशन यहाँ पे डेवलप होने जा रही है। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आईसीआर का वैल्यू आप निकाल लो, आईसीआर इक्वल टू जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, तो जी इक्वल टू 2.7 दे रखा है, तो 2.7 माइनस 1 1.7, ई दिया 0.7 तो 1 प्लस 0.7 1.7, ये दोनों खत्म, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू आ गया 1। दिस आईसीआर वैल्यू इक्वल टू 1, ये आईसीआर क्या है, अभी क्विक सैंड कंडीशन अगर हो रहा है इस सॉइल में तो ड्यू टू सीपेज जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वही हो गया है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर इस पर्टिकुलर सॉइल स्ट्रेटा में, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट हेड टू बी लॉस्ट, हेड लॉस डिवाइडेड बाई एच, थिकनेस ऑफ दिस सॉइल एच, है ना। तो 1 इक्वल टू एच अपॉन 3.5, सिंपल सी बात है, एच इक्वल टू 3.5 मीटर, तो हेड रिक्वायर्ड इज 3.5 मीटर। तो क्वेश्चन में ध्यान देना हमेशा, इस तरह का क्वेश्चन में, इतना तो मैं आपको समझाने के लिए सारा का सारा इंटरनल चीज बताने के लिए सॉल्व करवाया, बाकी क्वेश्चन पढ़ के लॉजिक पता चल रहा है आईसीआर इक्वल टू 1 और पूछ रहा है ये हेड रिक्वायर्ड, तो सीधा सीधा जो थिकनेस दिया है वही टिक लगा के आगे बढ़ जाना, वो आंसर हो जाएगा, समझे। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ही आईसीआर का वैल्यू दिमाग में ही कैलकुलेट कर लिया। अच्छा 1 के आसपास आ रहा है तो जो थिकनेस ऑफ सॉइल है वही हो गया आंसर तुम्हारा, टिक लगा के आगे बढ़ना है। ठीक है, जेई में बहुत फेवरेबल क्वेश्चन है ये वाला। ये बाकी अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये, अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो। इन ए 2 लेयर सॉइल सिस्टम द टॉप सॉइल एंड बॉटम सॉइल आर ऑफ सेम थिकनेस, दोनों सेम थिकनेस के, बट कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ टॉप सॉइल इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉटम सॉइल। अच्छा अरे बाबू ये फॉर्मूला के एच एंड के वी इसको रट जाओ और ऐसा रट्टा मारो कि रात में तुम गहरी नींद में हो फिर भी तुमको कोई उठा के पूछे ए बाबू बाबू के एच के वी, ऐसा आंसर निकलना चाहिए। रट जाओ एकदम, सभी एग्जाम में तुमको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे परमिएबिलिटी के चैप्टर से इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है 2 लेयर है, एक लेयर दूसरा लेयर, दोनों का थिकनेस सेम, इसका भी एच इसका भी एच। जो टॉप लेयर है बोल रहा है बट द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ टॉप सॉइल इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉटम सॉइल, इसका परमिएबिलिटी है 2k, इसका परमिएबिलिटी है k। फ्लो हो रही है हॉरिजॉन्टल फ्लो, है ना, मतलब ऐसा, तो मतलब पैरेलल टू द बेड, पैरेलल टू द बेड मतलब पैरेलल टू द स्ट्रैटिफिकेशन, दिस इज योर स्ट्रैटिफिकेशन या फिर बेडिंग प्लेन। इसको स्ट्रैटिफाइड इंटरफेस भी कहेंगे या बेडिंग प्लेन भी कहेंगे, बेडिंग प्लेन, बेडिंग प्लेन, ध्यान देना, बेडिंग प्लेन मतलब पैरेलल टू द बेड फ्लो हो रही है और आपको निकालनी है इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में KH इक्वल टू क्या होता है बाबू, K1H1 प्लस K2H2, है ना, डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। तो यहाँ पे तब चीजें सेम, क्या H कॉमन निकल जाएगा पहले तो बाहर, बचा क्या अंदर 2k प्लस k, इधर 2h, ये खत्म, तो बचा क्या 3k बाई 2 मतलब 1.5k, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसा ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट, इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम कौन सा इनमें से रिप्रेजेंट कर रहा होगा फॉर ए गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, मैंने पढ़ लिया, आप पढ़िए। ये एक सॉइल लेयर है जिसका डेप्थ है जेड, बट इसके ऊपर पानी भी है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया ही था, इसके ऊपर पानी है, यहाँ तक ये पानी है और इसका डेप्थ है Z1। तो अब इसके लिए इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम बताइए, तो इसकी सीधी सी बात है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम दो, इफेक्टिव स्ट्रेस एट दिस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए 0 ना, अरे सॉइल सॉलिड ही नहीं है, इफेक्टिव स्ट्रेस किसका स्ट्रेस है, सॉइल सॉलिड का स्ट्रेंथ है अपना, तो पॉइंट ए पे 0, पॉइंट बी पे भी 0। ठीक है, पॉइंट बी के बाद जो इफेक्टिव स्ट्रेस अगर चालू होगा भी तो कैसा लीनियर वेरिएशन होगा ये पूरे सॉइल में, और जो वैल्यू होगी क्या होगी यहाँ पर एट पॉइंट सी, गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस, है ना, माइनस 4 वाटर प्रेशर, तो पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस कितना, यही गामा डब्ल्यू इंटू Z1। ठीक है, गामा डब्ल्यू इंटू Z1, पॉइंट बी पे 4 वाटर प्रेशर कितना, वही गामा डब्ल्यू इंटू Z1, तो गामा डब्ल्यू Z1 कितना 0, पॉइंट सी पे कैलकुलेट करोगे टोटल स्ट्रेस कितना, गामा डब्ल्यू Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू जेड, है ना, माइनस 4 वाटर प्रेशर कितना, 4 वाटर प्रेशर, आप सीधा बोलोगे सर Z1 प्लस जेड गामा डब्ल्यू, ये होगी 4 वाटर प्रेशर एट पॉइंट सी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा गामा सबमर्ज्ड जेड इफेक्टिव स्ट्रेस का। तो दिस विल बी द वेरिएशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, क्या वेरिएशन करेक्ट लग रहा है, ये देखो, ये डायग्राम तो पहले किया, ये डायग्राम पहले ही किया, दो डायग्राम लग रहे हैं ए और डी, लेकिन डी में नीचे ये वैल्यू देखो जेड गामा सेट, लेकिन गामा सेट होगा नहीं, गामा सबमर्ज्ड में आएगी ये फॉर्मूला इफेक्टिव स्ट्रेस की, ये जेड गामा सबमर्ज्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से सिंपल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जब क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ होगा कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन का लेंथ एंड साइज को देख के ही भाग जाते हैं, मतलब अरे यार कौन पढ़े ही कौन, अरे पढ़ के तो देखो। अब इन असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को पढ़िए, देखिए बड़ा सिंपल एंड सोवर क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असर्शन effective vertical stress at some depth below a river bed is unaffected by water depth in river। देखो यार स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये मान लो तुम्हारा रिवर का बेड है, ठीक है, दिस इज योर रिवर बेड, रिवर बेड मान के चलो, तो रिवर बेड के ऊपर बहुत सारा पानी होगा, इसके ऊपर नदी बह रही है ना, तो इसके ऊपर पानी है। बोल रहा है इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट सम डेप्थ बिलो,
ए रिवर बेड के सम डेप्थ बिलो, मान लो एक सेक्शन में कंसीडर कर रहा हूं यहाँ, सिग्मा डैश इफेक्टिव स्ट्रेस इज अनअफेक्टेड बाय वाटर डेप्थ इन रिवर। मतलब जो रिवर में डेप्थ ऑफ वाटर है, ये मान लो पहले h था, अब अगर मैं वाटर डेप्थ यहां कर दूं, ठीक है, या और बरसात के टाइम पे जैसे और पानी आने लगेगी, वाटर डेप्थ यहां चली गई, तो अबव द रिवर बेड अगर डेप्थ ऑफ वाटर कमे या इंक्रीज हो, मतलब अबव द रिवर बेड अगर वाटर लेवल में फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो क्या उस कारण से रिवर बेड के नीचे कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा? नहीं, इट विल रिमेन कांस्टेंट, जो है वही रहेगा। अगर रिवर बेड के ऊपर वाटर लेवल में फ्लक्चुएट हो रहा है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पानी सूख सूख के जस्ट रिवर बेड तक भी आ जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। रिवर बेड से नीचे उतरेगा पानी, तब फिर कुछ इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन रिवर बेड के ऊपर तक अगर फ्लक्चुएशन होते हुए चल रहा है ना, कितना भी पानी बढ़े या डिक्रीज हो जाए आप तो रिवर बेड, इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात एकदम सही है, इसका मैंने प्रूफ भी करवाया था आपको, ठीक है। क्यों नहीं पड़ने वाला? सीधी सी बात है, देखो जितना भी अगर पानी का लेवल बढ़ेगा तो टोटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा, तो टोटल स्ट्रेस अगर बढ़ रहा है तो सेम अमाउंट से पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ रहा है ना। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? उनका डिफरेंस होता है। मान लो पानी का लेवल पहले यहां पे था, अब बढ़ गया, है ना, तो टोटल स्ट्रेस भी बढ़ा और पोर वाटर प्रेशर भी इतना अमाउंट से बढ़ गया। तब जब घटाएंगे तो ये तो टोटल स्ट्रेस में भी है ये वाला पोर्शन और पोर वाटर में भी है, तो ये दोनों तो घट ही जाएगा, खत्म। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो पहले था वही रहेगा। उसी तरह से जितना कमेगा उतना तो दोनों में कमा, पोर वाटर प्रेशर में भी कमा और टोटल स्ट्रेस में भी कमा। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे एक दूसरे को, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर को, तो जो वैल्यू इफेक्टिव स्ट्रेस की आनी है वो वही आनी है जो पहले आ रही थी, समझे। तो यही बात है, इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर विल नॉट चेंज द इफेक्टिव स्ट्रेस। सही बात, मतलब असर्शन भी सही, रीजन भी सही, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, है कि नहीं। अच्छा, इसका ऑप्शन अगर तुमको आप लोगों को मालूम नहीं है तो बता दो, ऐसा रहता है ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे, सुनना। ए में रहेगा क्या? असर्शन सही है और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, है ना। बी में क्या रहेगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में क्या रहेगा? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। डी में क्या रहेगा? रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज रॉन्ग, ऐसा। तो यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ए या बी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो करेक्ट होगा ए, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट लिखा है रीजन की, इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर विल नॉट चेंज द इफेक्टिव स्ट्रेस, यही चीज हो रही थी जब हम कैलकुलेट करते थे, है ना। तो ए इज करेक्ट आंसर। दूसरा, परमानेंट लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल रिजल्ट इन सेटलमेंट। देखो यार क्या बोल रहा है, मान लो कि ये आपका ग्राउंड लेवल है और वाटर टेबल पहले यहां पे था, सॉरी ये आपका ग्राउंड लेवल है और वाटर टेबल आपका पहले यहां पे था। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पर तुम बात करो यहां पर, ठीक है। अभी परमानेंट लोअरिंग में कर दूं, अभी लोअरिंग करने का भी तरीका दो मैंने बताया था, एक ग्रेजुअल लोअरिंग, एक सडन लोअरिंग, है ना। उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने का ट्रिक अलग था, वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा था। तो परमानेंटली आप अगर लोअर कर रहे हो वाटर टेबल को, तो बोल रहा है इट रिजल्ट इन सेटलमेंट। क्यों बोल रहा है? क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल बढ़ जाती है ना। इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल इंक्रीजेस। इफेक्टिव स्ट्रेस का इंक्रीज होने का मतलब क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है? दो सॉइल सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो इंटरग्रेनुलर प्रेशर है, इसी को तो इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसका इंक्रीज होने का मतलब यही है कि दो सॉइल सॉलिड और एक दूसरे के करीब आ गया, इसलिए और ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गया। तो एक दूसरे के करीब आ रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, मतलब सेटलमेंट इंक्रीज हो रही है, वॉइड रेशियो कम हो रही है कि नहीं। सो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा है, इसलिए वो सेटलमेंट आया है सॉइल में। तो क्या इसके लिए भी आंसर ए नहीं हो जाएगा कि ये असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है? तो दोनों के लिए आंसर यहां पे हो जाएगा आपका ए। सवालवा पढ़िए, क्वेश्चनवा पढ़िए। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड व्हेन सैंपल ऑफ मीडियम सैंड वाज टेस्टेड इन कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, कांस्टेंट हेड परमिएमीटर। तो यहाँ पे देखिए मीडियम सैंड है, मतलब कोर्स ग्रेन सैंड है, आप समझ गए। कांस्टेंट हेड टेस्ट जो होता है उसको हम कोर्स ग्रेन
सॉइल के ऊपर ही कंडक्ट करते हैं। तो ये सारा डेटा है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सैंपल, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डिस्चार्ज कलेक्टेड, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या, फॉर्मूला बस मालूम होना चाहिए बाबू, और कुछ नहीं है इसमें दम। Q इक्वल टू के आई है, Q का वैल्यू इतना 10 बराबर K का वैल्यू निकालना ही है, I का वैल्यू 10 अगेन, और एरिया का वैल्यू 100 गुना 100, ठीक है। तो 10/10 तो 1 हो ही गया, है ना। तो K इक्वल टू क्या, 10⁻², तो 10⁻², या फिर 1/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 0.01। अच्छा, आंसर पूछा आपका मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। सेंटीमीटर है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1/100 से और डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/10,000, मतलब 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। आंसर इज मोटा मोटी आंसर नंबर सी। इतना इजी। क्वेश्चन पढ़िए। टोटल न्यूट्रल एंड इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस टन पर मीटर स्क्वायर एट डेप्थ 5 मीटर बिलो द सरफेस of a fully saturated soil deposit with saturated density of इतना would be, टोटल पूछ लिया, न्यूट्रल पूछ लिया, इफेक्टिव पूछ लिया। देखो कितना डेप्थ पे, 5 मीटर डेप्थ पे, तो ये तो वाटर टेबल इधर ही मान लेते हैं, ये सॉइल, ये 5 मीटर डेप्थ, ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्मा टोटल बतानी है, तो आप बताओगे सर गामा सेट गुना 5 लीजिए ना, ठीक बाबू ले लिया। गामा सेट बराबर 2 गुना 5 10 टन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो 10 से 2 ऑप्शन चालू हो रहा है, कौन सा, सी और डी, तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा, ये हो ही नहीं सकता, काट दो। अब सर पोर वाटर प्रेशर आपको बताना है, यू सर गामा डब्ल्यू गुना 5 कीजिए ना, ठीक। तो 1 गुना 5 बराबर 5, है ना। तो 10 के बाद आना चाहिए तुम्हारा 5, सर आ गया ना 5 यहाँ पर है। इफेक्टिव स्ट्रेस सर सिग्मा टी माइनस यू करिए ना, 10 माइनस 5 कर दिया, बचा का 5, 10 5 5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ रहे हो, इतना फालतू क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा है, ऐसा भी कोई एग्जाम में नहीं कि एरू गेरू एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। तो समझिए कितना हल्का पूछता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में पूछता है, पूछता है, ठीक है। आजकल थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि जैसे 300 नंबर का पेपर होता है इंजीनियरिंग सर्विस का, अगर ढंग से टेक्निकल पढ़े हो 220 230 तक तो अचीव कर ही सकता है आराम से, ठीक है। हम लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन 300 का 300 हम लोग मार देते हैं। लेकिन आप लोग अभी स्टूडेंट फेज में, मान लो एक साइड में पढ़ के जाएगा कंप्लीट सारा चीज, और अटेम्प्ट करेगा, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेगा, जैसे हम लोग अगर पढ़ा दिए अच्छे से पढ़ लिए हो, 200 220 तो स्कोर कर ही डालोगे, समझे क्या, घबराने का नहीं। ये तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं। ए स्ट्रैटिफाइड सॉल्ट डिपॉजिट है 3 लेयर, 3 लेयर है, Z1 Z2 Z3, 1 2 3, ठीक है। 4 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, द करस्पॉन्डिंग परमिएबिलिटी 2 1 4, द एवरेज परमिएबिलिटी परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन, दिस इज योर बेडिंग प्लेन, मैंने बोल रखा था। जो स्ट्रैटिफिकेशन वाला लेयर होता है उसी को हम बोलते हैं बेडिंग प्लेन, ये चीज मैंने आपको समझा रखा था। परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन मतलब परपेंडिकुलर फ्लो कंडीशन है, हाँ, जैसे कि यहाँ पे अपवर्ड या डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन होगा, या फिर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड फ्लो हो रही होगी इस पर्टिकुलर सॉइल में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परमिएबिलिटी कितना, तो मैंने बोला था केवी और केएच का वैल्यू को रट्टा मार दो। तो यहाँ तो केवी का वैल्यू पूछ रहा है, केएच का पूछिए नहीं रहा है, तो केवी का वैल्यू क्या होगा, देखो यार फॉर्मूला बनाओ, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इतना तक तो याद ही है, डिवाइडेड बाय का Z1 बाई K1 प्लस Z2 बाई K2, है ना, Z2 बाई K2 प्लस Z3 बाई K3, ये हो जाएगा KV का। अगर KH का यहीं पे लिखना होता तो हम क्या लिखते, K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3, हाँ, प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ऐसा लिखते कि नहीं। तो चीजों को पुट करिए ना जी, 4 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, सीधी बात है 4 3 7 हो गया, ये 7 डिवाइडेड बाई Z1 बाई K1 मतलब 4 बाई 2,
तो 2 प्लस 1 प्लस 0.5 कितना हुआ 3.5, मतलब केवी का वैल्यू कितना हो गया 3.5 सीधा 2। देखो मुंह जवानी कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सब डेटा उसी तरह से दिया हुआ है ना। कितना वैल्यू आ जाएगा 2। क्लियर है। देखो जो दिक्कत होता है असली ना, इस तरह का क्वेश्चन को आंसर करने में दिक्कत होता है। क्या है यहाँ पे चीजें डेटा सीधा सीधा याद रखना पड़ता है, समझे क्या, है ना। यहाँ पे क्या पूछा, ये डेटा मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में लिखवाया था, परमिएबिलिटी का वैल्यू और करस्पॉन्डिंग सॉइल। अब जो मैंने आपको परमिएबिलिटी का वैल्यू लिखवाया था वो लिखवाया था ग्रेवल सैंड और क्ले वगैरह का लिखवाया था। वहां से लॉजिक क्या आपको मालूम है कि जो ग्रेवल होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल होता है, उसका परमिएबिलिटी सबसे अधिक। तो यहाँ सबसे अधिक वैल्यू कौन सा दिख रहा है, ग्रेवल ग्रेटर देन 1 mm पर सेकेंड, जो यही सबसे अधिक वाला वैल्यू दिख रहा है। तो ए का तो 1 होगा, ये बात भी पक्का है। अब बोलोगे होमोजेनस क्ले का, लॉसेस का, क्ले सिल्ट मिक्सचर का। होमोजेनस क्ले मतलब एकदम परफेक्टली क्ले का ही बात कर रहा है, एकदम क्ले जैसा, समझ रहे हैं। मतलब यार जो भी सॉइल डिपॉजिट है वो पूरा का पूरा क्ले होमोजेनस, और कुछ नहीं है उसमें, कोई मिक्सचर वगैरह नहीं है। तो क्ले का तो सबसे कम होगा, ये बात भी कंफर्म है। हाँ क्ले का सबसे कम होगा कि नहीं, मतलब डी का सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे कम किसका है वैल्यू, देखो यहाँ पे क्या लेस देन 10⁻⁻⁶ वाला बात चल रहा है। तो ए का 1 डी का 3 हमको पता चल रहा है। तो यही दो डेटा को यूज करके आगे क्वेश्चन में जो कोड है उसको मैच करवाने का कोशिश करिए। ए का 1 कौन कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इन दोनों में से कोई एक शुरू आंसर हो सकता है। डी का 3 किस में है, देखो डी का 3 केवल लास्ट वाले में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, समझे। अब ये बीच में ये जो डेटा दिया है क्ले सिल्ट एडमिक्सचर लॉसेस, इसको याद रखने की जरूरत है नहीं, है ना। ये यूं ही डाल दिया था, बस जो क्वेश्चन सही बता रहा हूं, है ना, वो कोई याद नहीं रखता। जो क्वेश्चन सॉल्विंग का लॉजिक है वो लॉजिक यही दोनों से बनता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ग्रेवल का सबसे अधिक होता है और क्लेई सॉइल जो होता है उसका सबसे कम होता है, और ग्रेवल से थोड़ा कम सैंड का होता है, और उससे कम सिल्ट का होता है, फिर क्ले का होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़िए, देखिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, बस लॉजिक कनेक्ट करते हुए आंसर करना है। कोर्स सैंड इज मोर देन ए मिलियन टाइम्स परमिएबल देन हाईली प्लास्टिक क्ले। मतलब देखो यार, सैंड का परमिएबिलिटी और क्ले का परमिएबिलिटी के बीच में कंपैरिजन कर रहा है, और ये कह रहा है कि जो सैंड है वो बहुत ज्यादा, और कितना मिलियन टाइम्स मोर परमिएबल होता है क्ले से। ये सही है या गलत, अब इसका बाद में बात करेंगे, पहले ये दूसरा पढ़ लेते हैं। The permeability depend on nature of soil and not on property of liquid। अरे ऐसा थोड़ी ना है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड के ऊपर परमिएबिलिटी डिपेंड नहीं करता है। तो ये वाला रिलेशनशिप कैसे आया, परमिएबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा डब्ल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। ये रिलेशनशिप है ना, मतलब परमिएबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड, है ना। मतलब उसका डेंसिटी से प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली भी प्रोपोर्शनल है। तो ये तो मतलब गलत स्टेटमेंट है। If a sample of sand and sample of clay have same void ratio, बात कर रहा है सैंपल ऑफ सैंड और सैंपल ऑफ क्ले दोनों का void ratio सेम है, बोथ सैंपल विल एग्जिबिट सेम परमिएबिलिटी। अरे मूर्ख समझे हो क्या, सैंड है, क्ले है, सैंड ज्यादा, सैंड का जो पार्टिकल साइज होता है ज्यादा बड़ा है, ग्रेटर द पार्टिकल साइज मोर विल बी द परमिएबिलिटी। अगर void ratio सेम भी हो तो क्या होगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सैंड का और आपका क्ले का परमिएबिलिटी एक हो जाएगा, नहीं। वो अच्छा याद करना, जब हम परमिएबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वॉइड रेशियो से एक कंपैरिजन था अपने पास, बेसिकली ई क्यूब बाई 1 प्लस ई क्यूब, है ना, सॉरी ई क्यूब बाई 1 प्लस ई, इस तरह से वेरी करता था परमिएबिलिटी। एक ऐसा रिलेशनशिप मैंने दिया था। तो मैंने ये बोला था ये जो रिलेशनशिप है ये डिफरेंट सॉइल के बीच में कंपैरिजन करने के लिए नहीं है। अगर सैंड है, सैंड का ही परमिएबिलिटी एट डिफरेंट वॉइड रेशियो आप कंपेयर कर सकते हो, क्ले का ही परमिएबिलिटी एट डिफरेंट वॉइड रेशियो आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन एट सेम वॉइड रेशियो हम ये नहीं कह सकते कि दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का सॉइल का परमिएबिलिटी सेम होगा। ये रिलेशनशिप इस चीज के लिए नहीं है, ये
ये चीज भी मैंने आपको लॉजिक क्लियर किया था, अगर दिमाग में है तो आंसर कर पा रहे होगे, नहीं तो है वेल ठीक है। फोर्थ, permeability of soil decreases as effective stress increase। ऑब्वियसली effective stress बढ़ रहा है दो सॉइल सॉलिड के बीच में, तो इनके बीच में स्पेसिंग जो पहले इतना था अब कम हो गया होगा, तो वॉइड साइज वॉइड स्पेस डिक्रीज हो रहा है ना बीच में, तो ऑब्वियसली बात है यार परमिएबिलिटी कम ही होगी, ठीक है, क्योंकि डेंसनेस बढ़ रहा है, वॉइड रेशियो वाइड रेशियो भी कम हो रहा है, परमिएबिलिटी भी कम हो रहा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी वगैरह बढ़ रही है, तो ये चौथा वाला तो सही है, तीसरा गलत, दूसरा गलत। अब आंसर चेक करो कौन कौन सा सही, देखो चौथा तो सही है, तो यही एक स्टेटमेंट बन रहा है सी वाला आंसर, जिसमें पहला और चौथा सही है, तो ये पहला भी आपका सही है, ठीक है। अब इसको मैंने बोला कि इसको साइड में रखो, क्यों, मैं आंसर वहीं पे दे सकता था, लेकिन बात क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने जाते हैं वो बोलते हैं सर मैं डेटा याद बिल्कुल नहीं रखूंगा, मैंने ऐसा कसम खाया है, हाँ बिल्कुल याद नहीं रखूंगा, मेरे को सब लॉजिक सब ज्ञान मेरे को मालूम है, मैं डेटा याद रखूंगा ही नहीं, तो वो उनके लिए था। लेकिन अगर तुम डेटा याद रखे रहते सीधा, तुमको मालूम था हाँ ठीक है आंसर तो सही है, समझ रहे हो बात को, तो डेटा याद रखना भी बहुत जरूरी है। तो वेल ये क्वेश्चन इजी थी, चलो अब इसको सॉल्व करो। इन ए फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट ऑन ए सॉइल, द टाइम टेकन फॉर हेड टू फॉल फ्रॉम H0 टू H1, देखो क्या बोल रहा है, H0 यहाँ पे है मान लो, यहाँ से लेके H1 तक आने में, ये H0 है, ये H1, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम टेकन है वो है टोटल T, ठीक है। द टेस्ट इज रिपीटेड विद सेम इनिशियल हेड, मतलब अगेन फिर से रिपीट मारो H0 से, द फाइनल हेड H डैश इज नोटेड इन टाइम T/2, ठीक, मान लो H0 से फिर स्टार्ट किया, तो जब T/2 समय गुजर रही होगी तो जो हेड आ रही है आपको वो मिल रही है H डैश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव रिलेशन ऑफ, मतलब H डैश H0 H1, देखो यार कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट, तो यहाँ पे जो इक्वल टाइम इंटरवल है वो क्या है T/2, मतलब यहाँ से यहाँ T/2, इधर से इधर भी T/2, मीन्स दिस H डैश मस्ट बी व्हाट, सिंपली रूट अंडर H0 इंटू H1, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हो गया। क्या है रिलेशनशिप, कौन सा, रूट अंडर H0 H1, ये डी वाला लग रहा है ना, सही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, द इंस्टॉलेशन ऑफ सैंड ड्रेन इन क्लेई सॉइल, अच्छा ये चीज आप नहीं जान रहे होंगे सैंड ड्रेन क्या है, देखो ये बेसिकली, और वो भी किस में इंसर्ट कर रहे हैं, क्लेई सॉइल में। सैंड ड्रेन हम क्यों इंसर्ट करते हैं, मान लो ये क्लेई सॉइल है, तो दो चीजें होती है, एक होती है कॉम्पैक्शन, दूसरी होती है कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन में जो भी एयर वॉइड होता है उसको रिमूव कर किया जाता है आर्टिफिशियल मेथड्स को यूज करते हैं, जैसे रोलर वगैरह चला के, मतलब डायनामिक लोडिंग, रोलर वगैरह चला रहे हो मतलब क्या अप्लाई कर रहे हो, डायनामिक लोडिंग। नेक्स्ट चैप्टर अपना कॉम्पैक्शन ही है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब हम आर्टिफिशियली डायनामिक लोड अप्लाई करते हैं सॉइल मास के ऊपर, और जो भी एयर वॉइड वगैरह रहता है उसको रिमूव करने का कोशिश करते हैं, जिस कारण से डेंसिटी वगैरह बढ़ती है सॉइल की, इस चीज को कॉम्पैक्शन बोला जाता है। तो एयर वॉइड निकलने के बाद अब जो मान लो जो भी वॉइड स्पेस है वहां पे क्या है, हो सकता है पानी हो, क्योंकि जो टोटल वॉइड होगा सॉइल में उसमें दो चीजें ऑक्यूपाई हो सकती है, एयर और पानी। तो एयर जितना था कॉम्पैक्शन के माध्यम से निकाल दिया, अब जो पानी है उसको तुम कॉम्पैक्ट, उसको कैसे निकालोगे, उसको निकालने का अलग प्रोसेस है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन मतलब पानी को तुमको सॉइल से बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे पानी को सॉइल से बाहर, ड्रेन करके, हाँ, तो ड्रेन करने का क्या मतलब, एक बोर खोल के पानी निकालोगे, वैसा नहीं करते यहाँ पे। यहाँ पे धीरे धीरे मतलब कंसोलिडेट करना है, मतलब देखो समझो ये सॉइल सॉलिड, ठीक है, ये क्या है सॉइल सॉलिड है, यहाँ पे अंदर जो पोर है उसमें पानी है, मान लो अंदर जो पोर है उसमें पानी है, तो ये पानी कभी अगर सूख गया तो सेटलमेंट होगा कि नहीं, मतलब अगर पानी वहां से गायब होगी, मान लो दो सॉइल सॉलिड के बीच में जो पानी था वो गायब हो गया, जब ये सूख गया फिर तुम ऊपर से लोड लगाओगे तो क्या एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, तो इस तरह से ओवरऑल पूरा सॉइल में देखो क्या सभी एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, तो अगर करीब आ रहे क्या सेटलमेंट नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, सेटलमेंट तो होगा। तो कोई भी अगर मेगा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और उस इलाके का सॉइल का टेस्टिंग वगैरह करना चाहिए हमें, फिर सेटलमेंट हम कंसल्टेशन में पढ़ते हैं कि कितना सेटलमेंट हो सकता है कितना टाइम में वगैरह वगैरह, सब कुछ निकालने के बाद एनालिसिस करने के बाद
अगर हमको लगता है कि वहां पे हमको कंसोलिडेशन पहले से करना चाहिए, उस कंस्ट्रक्शन, उस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने से पहले, तो हम कंसोलिडेशन करते हैं। ये जो मतलब जो पोर में पानी रह गया है इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्लेई सॉइल मान लो है तो हम सैंड पाइल्स का इंसर्ट करते हैं, या फिर सैंड ड्रेन का। ये सैंड ड्रेन है। तो जब सैंड ड्रेन को इंसर्ट करोगे, मतलब ड्रिल वगैरह करके इंसर्ट करोगे, तो नियर बाई जो सॉइल होता है, ठीक है, जिस लोकेशन पे तुम इंसर्ट कर रहे हो उसका नियर बाई जो सॉइल होता है, दिस सॉइल विल गेट रीमोल्डेड, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका रीमोल्डेशन होने के कारण, है ना, क्या होता है, इसकी कॉन्सोलिडेशन, ये नियर बाई सॉइल का कॉन्सोलिडेशन स्लो डाउन हो जाता है, ये भी स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। और ये नियर बाई सॉइल का जो सॉइल रिमोल्डेड होता है उसका परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेस। ये दो चीजें आपको देखने को मिलती है। ये जो चीज देखने को मिल रही है इसी को हम बोलते हैं सीमर इफेक्ट। सीमर इफेक्ट, कोई आपसे सीमर इफेक्ट पूछे तो आप ये बोलना कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ सैंड ड्रेन जो एडजेसेंट सॉइल होता है वो रिमोल्ड हो जाता है। रिमोल्ड होने के कारण जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है, और नियर बाई सॉइल की परमिएबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं सीमर इफेक्ट। जितना ज्यादा बड़ा डायमीटर होगा ये सैंड ड्रेन का, सीमर इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, ऐसा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बस इतना ही जानकारी आपको चाहिए, इससे ज्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए, ठीक है भी नहीं। ये क्वेश्चन भी एक ही बार पूछा है जिंदगी में। द इंस्टॉलेशन ऑफ सैंड ड्रेन इन क्ले सॉइल causes the adjacent soil causes the adjacent causes the soil adjacent to sand drain to undergo which of the following? increase porosity गलत, increase compressibility गलत। देखो कंप्रेसिबिलिटी मतलब एयर वॉइड का रिमूव होना कहीं ना कहीं, ठीक है, सॉरी कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेसिबिलिटी रिलेटेड टू लिक्विड लिमिट। कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप मतलब कंसोलिडेट होना, तो इंक्रीज इन कंसोलिडेशन किधर, स्लो डाउन इन कंप्रेसिबिलिटी आप कह सकते हो, इंक्रीज नहीं। अगर यही चीज अगर आपका स्लो होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट इट इज नाउ नॉट करेक्ट, ठीक है। डिक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ नहीं, डिक्रीज इन हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी यस इट इज हैपनिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तो अभी इंस्टॉलेशन का ही बात कर रहे हैं हम। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये नियर बाई जो वाटर होगा इस पर्टिकुलर सॉइल में, ये सैंड ड्रेन में कलेक्ट होगी, बहते हुए आएगी, क्योंकि हम वही काम करने का कोशिश करते हैं जो हमें आसान लग रहा हो। तो सैंड ड्रेन की चूंकि परमेबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ से फ्लो होने में, पानी को फ्लो होने में कम रेजिस्टेंस लगेगा, तो पानी चाहेगा कि मैं सैंड ड्रेन के थ्रू से ही फ्लो करूं, इसलिए नियर बाई सॉइल से जो वाटर है वो सीप करते हुए इस ड्रेन में आके कलेक्ट हो जाती है और यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। यही लॉजिक होता है बेसिकली इसके बिहाइंड, ठीक है। करिए क्वेश्चन। देखो ये तो मैंने कितना बार बोल रखा है, ये क्वेश्चन तुमको इतना बार पूछेगा जिंदगी में कि मत पूछो। क्या बोल रहा है, 3 लेयर है सॉइल का, 1 2 3 बना दिए, सेम थिकनेस, ठीक है, इसका थिकनेस एच, इसका भी एच, इसका भी एच मान लो। परमेबिलिटी का रेशियो दिया हुआ है ना, तो ये परमेबिलिटी है मान लीजिए के, तो ये हो गया आपका 2K, इसका परमेबिलिटी हो गया 4K। अब पूछ रहा है रेशियो ऑफ के एच बाई के वी, ठीक है, तो के एच इक्वल टू क्या होगा, आपको फॉर्मूला मालूम है, H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइडेड बाई, सॉरी, K1 H1 K2 H2 K3 H3 डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3, यही है फॉर्मूला अपना। तो यहाँ पे के एच का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, देखो, तो सीधी सीधी k प्लस 2K प्लस 4K आ जाएगा, ठीक है, तो h इंटू 7K डिवाइडेड बाई 3 इंटू एच, यही होगा। तो ये h खत्म, तो बचेगा क्या, 7K बाई 3। इसी तरह से k वर्टिकल निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइडेड बाई H1 बाई K1 प्लस H2 बाई K2 प्लस H3 बाई K3, इस तरह का कुछ फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे
ऊपर तो सिंपली 3H रहेगी क्योंकि H प्लस H है। अब इसको जब सॉल्व करोगे H/K1, ठीक है, मतलब H/K प्लस H/2K प्लस H/4K, मतलब हम यहाँ पे H को अगर मान लो कॉमन निकालें तो बचेगा का 1/K प्लस 1/2K प्लस 1/4K, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये H खत्म होने के बाद ये आएगी आपको 12/7K। जब ये आ जाएगी तुम रेशियो लोगे, क्या लोगे, 7/3। अब के भी मतलब 12/7 है तो लिखोगे मतलब 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे रहेगा 12। 7 7 जब 49 पर 36, तो 49:36। ये देखो ऑप्शन डी है। इस तरह का इजी सिंपल क्वेश्चंस, तो ये फॉर्मूला पर बहुत बार क्वेश्चन आएगा, याद कर लीजिए। ये देखो क्वेश्चन पढ़ो, डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन से ये क्वेश्चन है सीपेज का। ए सॉइल मास अंडर सीपेज हैज ए डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू स्ट्रेस एट एनी पॉइंट। जब डाउनवर्ड फ्लो हो रही है तो सबसे पहले यही बात है, इफेक्टिव स्ट्रेस हम यही कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाती है बाय अमाउंट ऑफ सीपेज प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज डिक्रीज्ड बाय अमाउंट ऑफ सीपेज फोर्स, खत्म, ये तो हो ही नहीं सकता। इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बाय अमाउंट इक्वल टू सीपेज फोर्स, हाँ ठीक है, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस आपका इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सीपेज फोर्स लिखा है, प्रेशर के फॉर्म में आप उसका एडिशन करते हैं बेसिकली। टोटल स्ट्रेस विल चेंज, अरे यार इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है ठीक है, लेकिन टोटल स्ट्रेस थोड़ी ना चेंज होता है। मान लो कोई एक पर्टिकुलर सॉइल है, जैसे ये पर्टिकुलर सॉइल है, ठीक है, अब यहाँ पे डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन है। अभी डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन मतलब ये सॉइल, यहाँ पे मान लो यहाँ पे वाटर टेबल भी होगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब तुम टोटल स्ट्रेस निकाल रहे हो सिग्मा टोटल, तो क्या लिखोगे, सिग्मा टोटल आप लिखोगे, सिग्मा टोटल इक्वल टू इतना पानी का वेट, तो इतना पानी का वेट कितना, मान लो ये H1 है और इसका गामा डब्ल्यू यूनिट वेट, और ये गामा सेट, और ये जेड डेप्थ का सॉइल है। तो आप बोलोगे सर H1 गामा डब्ल्यू प्लस जेड गामा सेट, ये होगा आपका सिग्मा टोटल स्ट्रेस। तो ये डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन का बात कर रहा हूँ। और मान लो अगर फ्लो नहीं हो रहा होता तो क्या लिखते, तो भी तो यही लिखते हैं। अगर फ्लो नहीं होता तो भी यही लिखते, फ्लो हो रहा है तो भी यही लिख रहे हैं। तो डाउनवर्ड सीपेज होने के कारण टोटल स्ट्रेस विल चेंज, ये कोई मतलब का बात नहीं है, ठीक है। तो ये खत्म, मतलब का बात क्या है, टोटल स्ट्रेस विल बी अनअल्टर्ड, हाँ ये सही लग रहा है। तो करेक्ट पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दूसरा वाला करेक्ट है, चौथा वाला करेक्ट है, तो आंसर विल बी डी। इसको बड़ी इजी स्टेटमेंट है, लिखवा दिया था नोट्स में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल। क्या है ये सही है क्या, वैसे भी अगर ऑर्गेनिक मैटर है वो परमिएबिलिटी को इंक्रीज क्यों करेगा यार, कोई सॉइल है तो इसमें जो भी वॉइड्स हैं, ठीक है, अब मान लो ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑर्गेनिक मैटर इतना फाइन हल्के होते हैं कि फ्लो अगर फ्लो हो रही है तो वो उसके साथ फ्लो होंगे और सॉइल के वॉइड को चोक कर देंगे। अगर चोक कर देंगे तो फिर ऐसे केसेस में परमेबिलिटी डिक्रीज होगा। तो ऑर्गेनिक मैटर का ये काम होता है, ये टेंडेंसी होता है उसके पास, क्योंकि वो उतना उसकी फाइनेस होती है कि वो सॉइल के वॉइड के थ्रू से फ्लो करेंगे और हो सकता है वॉइड को जाके चोक कर दें, जिस कारण से, ठीक है, जिस कारण से सॉइल की परमेबिलिटी डिक्रीज हो सकती है। ये लॉजिक होना चाहिए। तो यहाँ पे डिक्रीज तो होना चाहिए, यहाँ लिखा है इंक्रीज, इन्होंने लिखा जाए खैर। इंट्रैप्ड एयर डिक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, हाँ ठीक है, एयर क्या करता है, वही जो ऑर्गेनिक मैटर काम कर रहा है चोक करने का, तो वही काम इंट्रैप्ड एयर कर रहा है ना, कि फ्लो चैनल को चोक कर देता है। अरे मान लो ये एक फ्लो चैनल है, बीच में कहीं एयर आ जाएगा तो चोक हो गया ना भाई, फ्लो चोक हो जाता है, फ्लो बंद हो जाता है ना, फ्लो बंद हो, हम कहते हैं ना जैसे पाइप एयर ले लिया, अरे यार पंप एयर ले लिया, फ्लो नहीं हो रहा है, एयर आ गया मतलब फ्लो कंटिन्यूटी नहीं रही, चोक हो गई। तो यही काम एंट्रैप्ड एयर करता है सॉइल के अंदर, तो फ्लो चोक हो जाता है, परमिएबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है। तो ये बात तो सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, अच्छा पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है, पहला गलत है दूसरा सही है, तो टू ओनली, आंसर इज टू ओनली, यही सही है। अब चलो ये वाले क्वेश्चन को देखो, सेम
पहला वाला क्वेश्चन का 2 स्टेटमेंट उठा के डाल ही दिया है, एक नया स्टेटमेंट यहाँ पे और डाल दिया है कि परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस एज द इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सॉइल इंक्रीजेस। हाँ ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रही है ना, वर्ड रेशियो कम रही है, एक इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगी, वर्ड रेशियो कमेगी, मतलब स्पेस कम रही है, मतलब जो परमिएबिलिटी है ये डिक्रीज होती है, बिल्कुल, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। बाकी ये ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंस होने से परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, इसका कोई लॉजिक मालूम नहीं चलता, गलत। इंट्रैप्ड एयर डिक्रीजेस द परमिएबिलिटी, हाँ ये बात एकदम सही है ना, ऑर्गेनिक मैटर भी परमिएबिलिटी को डिक्रीज करता है बाय चोकिंग द वॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है कौन सही है, तो 1 and 3 ओनली, डी। देखो बोला हूँ ये क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का भी 1000 बार पूछेगा। ICR इक्वल टू क्या फॉर्मूला, G-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो यहाँ पे पोरोसिटी दे रखा है, तो G-1 1 माइनस एन, ये फॉर्मूला, ठीक है, दोनों सेम। 2.6 माइनस 1 1 माइनस 0.375, तो ये वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगा आपका 1। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट। देखो अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन है, सब कुछ पढ़ा रखा आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्विक सैंड इज ए स्पेशल वेराइटी ऑफ सैंड। देखो मैंने इसलिए वो चेतावनी दिया था कि क्विक सैंड लिखा रहेगा क्वेश्चन में, है ना। तो जो पढ़ते नहीं है जो बच्चे, उनको तो पता ही चलेगा, अच्छा क्विक सैंड है, हाँ ऑब्वियसली कोई अलग टाइप ऑफ सैंड होगा। पढ़ते नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। तो ये स्पेशल वेराइटी ऑफ सैंड नहीं होता, क्या है, इट इज ए हाइड्रोलिक कंडीशन, है कि नहीं, एक फ्लो कंडीशन के कारण एक कंडीशन डेवलप होता है। क्विक सैंड इज नॉट ए मटेरियल, ये नॉर्मल सैंड ही है, बट उसमें एक फ्लो कंडीशन के कारण एक ऐसा कंडीशन डेवलप हो जा रहा है, उस कंडीशन को नाम हम दे रहे हैं क्विक सैंड कंडीशन। वो सैंड आपका पूरा का पूरा जो सैंड क्या, पूरा का पूरा जो सॉइल है वो फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाती है, अगर उस सॉइल प्रोफाइल में कहीं पर भी इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाए तो वो सॉइल अब लोड लेने की सूरत में नहीं होती है, हालत में नहीं होती, यही बात थी। इन नेचर क्विक सैंड कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड यूजुअली इन कोर्स सिल्ट और फाइन सैंड। देखो ये चीज तो मैंने आपको बताया ही था कि इनमें क्विक सैंड कंडीशन होने की चांसेस अधिकतम है, अधिकतम से अधिकतम, कोर्स सिल्ट से फाइन सैंड में, है कि नहीं। देखो क्ले में क्यों नहीं होने का चांसेस था ज्यादा, क्ले में इसलिए होने की चांसेस नहीं थी क्योंकि देखो क्विक सैंड कंडीशन में बेसिकली इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होने के कारण हम कह क्या रहे थे कि मेरा शियर स्ट्रेंथ 0 होना चाहिए, है ना। तो जो कोहेजन लेस सॉइल होते हैं वो अपना शियर स्ट्रेंथ कंप्लीटली लूज कर देते थे, बट क्ले जो है वो थोड़ा सा कोहेजिव सॉइल भी है, तो वो अपना शियर स्ट्रेंथ को कंप्लीटली लूज नहीं करता, क्योंकि उसका शियर स्ट्रेंथ उसके कोहेजन से भी उसको मिल रहा होता है ना। तो आपका क्ले में या फाइन ग्रेन सॉइल में तो क्विक सैंड कंडीशन डेवलप होने की चांसेस बहुत कम। तो ग्रेवल वगैरह में क्यों, या फिर ऐसे सॉइल में क्यों नहीं जहां पर परमिएबिलिटी थोड़ा ज्यादा है, जैसे कोर्स सैंड का बात कर लो या ग्रेवल का बात कर लो, तो देखो उनका चूंकि परमिएबिलिटी थोड़ा ज्यादा है, इसलिए क्विकसैंड कंडीशन में होना क्या चाहिए, जो आई है तुम्हारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वो तुमको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर या आसपास चलेगा, तब जाके क्विकसैंड कंडीशन होने की संभावना है। तो जो परमिएबिलिटी है इट अपोजेस आई, मतलब परमिएबिलिटी ज्यादा है तो आई होगा ऑब्वियसली कम, समझ रहे हो, क्योंकि उस सॉइल का परमिएबिलिटी ज्यादा है तो आई होगा कम। सो उस सॉइल का अगर तुमको आई को बढ़ाते बढ़ाते आई क्रिटिकल करना है, मतलब समझिए इतना हाई रेट से डिस्चार्ज निकालना होगा कि ये दोनों बढ़े। देखो परमिएबिलिटी तो बढ़ा हुआ है ही, और डिस्चार्ज तुमको इतना हाई रेट से निकालना होगा, इतना ज्यादा कि आई का वैल्यू फिर धीरे 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 बढ़े और बढ़ते बढ़ते वो क्रिटिकल के बराबर आ जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता था। यही चीज हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये बात भी सही है, तो क्योंकि ये कोर्स सिल्ट और फाइन सैंड में होते हैं और ये दीज आर जनरली कोहेजन लेस सॉइल, समझ में आ रहा है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो कौन कौन सा करेक्ट लग रहा है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो 2 and 3 ओनली, पहला गलत है, ठीक है।
Consider the following statement. Apparent cohesion in sand is exhibited mainly due to, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, आंसर दिया हुआ है, रिडक्शन इन डेंसिटी, इंक्रीज इन डेंसिटी, कैपिलरी मॉइस्चर इन पोर्स। ये बोल रहा है अपरेंट कोहेजन होता ही क्यों, ये बात कर रहा है पहले। तो आपको मालूम था अपरेंट कोहेजन क्यों होता है। ये मान लो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, है ना, तो इनके बीच में जो पोर स्पेस होगा, ये पोर स्पेस में जैसे जैसे कैपिलरी राइज होगी, पानी जब जैसे जैसे चढ़ेगी, ठीक है, पानी जब जैसे जैसे चढ़ती है तो कैपिलरी टेंशन होती है ना। तो वो कैपिलरी टेंशन किस तरह से दिखता है, देखो ये एक सॉइल पार्टिकल, ये एक सॉइल पार्टिकल, तो कैपिलरी जब होती है तो इस तरह से मेनिस्कस होती है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से मेनिस्कस का प्रोफाइल होने के कारण आप देखो ये यहाँ पे ये टेंशन फोर्स लग रहा है इसके अलावा, वाटर सरफेस के अलावा क्या है, सरफेस टेंशन वाला टेंशन फोर्स लग रहा है। तो ये जो टेंशन फोर्स इस तरह से लग रहा है, तो आपको क्या फीलिंग नहीं आ रही है कि ये सॉइल सॉलिड को एक दूसरे के करीब धकेल रहा है। तो यही तो है, दो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स, उसी को तो हम कहते हैं कोहेजन, है ना। तो ये एक तरह का कोहेजन है जो कि एपरेंट कोहेजन। एपरेंट कोहेजन मतलब रियलिटी में वो कोई कोहेजन नहीं है, बट हमको कोहेजन जैसा लग रहा है, मतलब फेक कोहेजन आप कह सकते हो। तो ये बेसिकली क्यों होती है, ड्यू टू कैपिलरी मॉइस्चर, है ना, ड्यू टू कैपिलरी मॉइस्चर। अभी जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा, ये एपरेंट कोहेजन का वैल्यू अब खत्म हो जाता है, जो भी एपरेंट कोहेजन डेवलप हुआ है वो खत्म हो जाता है। क्यों क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ठीक है, ये जो मेनिस्कस है इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज होते हुए चलता है। इंक्रीज होते होते मान लो वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस इंक्रीज होते 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 क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। जब ये फ्लैट हो गया रेडियस ऑफ मेनिस्कस, तो रेडियस कितना, इन्फिनिटी। स्ट्रेट लाइन का रेडियस कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ऐसे केसेस में जो भी अपरेंट कोहेजन है वो हो जाता है कंप्लीटली जीरो। मतलब जब सॉइल एकदम कंप्लीटली 100% सैचुरेट हो जाएगा तो अपरेंट कोहेजन एकदम खत्म, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखा था। तो ये बेसिकली कैपिलरी मॉइस्चर के लिए होता है। तो ये पॉइंट नंबर 3 तो मेरा सही लग रहा है ना, जिसमें जिसमें 3 है वो आंसर पॉसिबल है, 3 वाला। ठीक है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। अभी देखिए, अभी यहाँ पे आंसर को 3 अकेला नहीं दिया है, कुछ कंबाइन करके दिया है। कंबाइन करके क्या दिया है, दो चीजें, रिडक्शन इन डेंसिटी, इंक्रीज इन डेंसिटी। तो ये रिडक्शन इन डेंसिटी एंड इंक्रीज इन डेंसिटी के कारण अपरेंट कोहेजन नहीं होता है। ये आप कह सकते हो कि अपरेंट कोहेजन के कारण, ये मतलब उसका एक कॉन्सिक्वेंस है रिडक्शन इन डेंसिटी। रिडक्शन इन डेंसिटी कैसे, देखो जब अपरेंट कोहेजन है, मैंने बोला था सैंड पार्टिकल्स जो है वो हनीकम स्ट्रक्चर बना लेते हैं बाबू। जब हनीकम स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसके बीच में जो स्पेस है उसमें काफी ज्यादा वॉइड आने लगता है, वॉइड आ जाता है, और जो सॉइल है उसका ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाता है एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पे, खास करके आपने सैंड में देखा होगा। ठीक है, तो सैंड के केस में ये चीज आपने देखा होगा, यहाँ पे हनीकम बन जाता है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, हनीकम बन चुका है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी या यूनिट वेट जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया तो क्या ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम कमेगा नहीं ओवरऑल, क्योंकि वेट तो चेंज नहीं हो रही है ना, ये तो कांस्टेंट है, दिस इज योर कांस्टेंट, समझे बाबू, है ना। तो रिडक्शन इन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा देखने को, लेकिन वो अपरेंट कोहेजन होगा तब जाके ये हनीकम स्ट्रक्चर बनेगी, उसमें लार्ज वॉइड्स होंगे, है ना, उसके बाद। तो यहाँ पे जो आंसर अगर कॉम्बिनेशन में आपको करना है तो जो करेक्ट होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी, समझे। ये रिडक्शन इन डेंसिटी क्यों कह रहा है, ये इसलिए कह रहा है, ये लॉजिक हनीकम वाला, समझे। इंक्रीज इन डेंसिटी तो हो ही नहीं सकता, इट इज रॉन्ग। पढ़ो, the hydraulic head at any point in soil include piezometric head as well as datum head। अरे यार थोड़ा दिमाग लगाओगे, यहाँ पे ये वर्ड देखो, पीजोमेट्रिक हेड, डेटा हेड लिख दिया है। देखो ये जो पीजोमेट्रिक हेड है, ठीक है, ये जो पीजोमेट्रिक हेड है ये क्या होता है बाबू, इट इज सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। तो मतलब डेटम हेड इसी में जोड़ रखा है, तो क्या हम डेटम हेड दोबारा भी जोड़ेंगे, क्या मतलब बनता है, नहीं ना। यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता प्रेशर हेड एज वेल एज डेटम हेड,
तो कोई बात बन सकती थी स्टेटमेंट में, बट या पिजोमेट्रिक हेड लिखा है फिर डेटा हेड भी लिख रहा है, मतलब पिजोमेट्रिक हेड में डेटा हेड पहले से जोड़ दिया फिर अलग से डेटा हेड जोड़ोगे, ये तो गलत हो गया ना जी। द हाइड्रोलिक हेड एट ए पॉइंट इन सॉइल इंक्लूड पिजोमेट्रिक हेड एज वेल एज डेटा हेड, गलत, प्रेशर हेड एज वेल एज डेटा हेड, ये बात है। वेलोसिटी हेड नहीं होता, जो वेलोसिटी हेड हम देखते हैं वो सॉइल में कंसिडर नहीं करते, क्यों? सॉइल में वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज वेरी लो, फ्लो इज लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो हो रही है सॉइल के पोर्स के थ्रू से, मतलब जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू देखोगे इट इज लेस देन इक्वल टू 1। समझ में आ रहा बात? ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं, ये गलत हो गया, ये गलत है। पाइपिंग इन सॉइल अकर व्हेन इफेक्टिव प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 0। हाँ, जब इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे सॉइल में, तब वहां पे पाइपिंग चालू हो जाएगी। क्यों? ये कोहेजनलेस सॉइल का बात करते हैं, लेकिन कोहेजन लेस सॉइल, क्यों कोहेजनलेस सॉइल अपना पूरा का पूरा स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ उसका 0 हो जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाने के कारण शियर स्ट्रेंथ भी 0 हो जाता है। तीसरा, पाइपिंग इन सॉइल अकर्स व्हेन सॉइल इज हाईली पोरस। अब देखो ये थोड़ा विवादजनक स्टेटमेंट बोल दिया, हाईली पोरस कौन हो सकता है? ग्रेवल, सॉरी यहाँ परमिएबल नहीं पोरस बोला है ना, तो हाईली पोरस कौन सा सॉइल है? क्ले। अब बोलो कंफ्यूज, सर क्ले कैसे हुआ? अरे फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम तुम ग्रेवल लो और ये लो क्ले लो, किसका पोरोसिटी अधिक? क्ले का। तो फाइन ग्रेन सॉइल्स आर हाईली पोरस, और खास करके यहाँ पे अगर मैं क्ले का बात करूं तो ये सब इसका पोरोसिटी सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं? क्योंकि इसमें ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होंगे, वॉइड साइज का बात नहीं होता, पोरोसिटी में वॉल्यूम ऑफ वॉइड का बात होता है। क्या होता है पोरोसिटी? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये वैल्यू अगर ज्यादा है ना, अगर ये वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब मान लो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एक क्ले भी ले रहे हैं और एक ग्रेवल भी ले रहे हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम, ठीक है, इसका भी वॉल्यूम भी इसका भी वॉल्यूम भी। अब मैंने ये चीज बता रखा आपको कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसमें सबसे अधिक होगा? जो फाइन ग्रेन सॉइल होगा इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा, जिसका पोरोसिटी ज्यादा ना एज कंपेयर टू ग्रेवल। तो क्ले इज हाईली पोरस, जो फाइन सॉइल होता है ये होता है हाईली पोरस, कंफ्यूज नहीं होने का। बट क्ले के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि इसकी परमिएबिलिटी की वैल्यू काफी कम होती है, ठीक है। अब देखो ग्रेवल वगैरह का पोरोसिटी ऐसा नहीं है कि वो पोरस नहीं होता है, वो भी पोरस होता है, ग्रेवल और सैंड भी पोरस होते हैं, इसमें भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। तो ये जो ग्रेवल और सैंड होते हैं ये दोनों होते हैं, क्या होते हैं? पोरस भी होते हैं एंड परमिएबल भी होते हैं, परमिएबल भी होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं, पोरस एंड परमिएबल दोनों होते हैं, कौन? सैंड एंड ग्रेवल। बट जो क्ले होता है वो रिलेटिवली इम्परमिएबल होता है, क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी की वैल्यू काफी लो होती है, बट वो हाईली पोरस होता है। तो यहाँ पे देखो, इसलिए मैं बोल रहा था कि विवादजनक स्टेटमेंट इन्होंने लिख दिया है कि पाइपिंग इन सॉइल अकर्स व्हेन सॉइल इज हाईली पोरस। देखिए, अगर हाईली पोरस टर्म को कंसिडर केवल करोगे तो तुम क्ले के ऊपर जाओगे, तो क्ले में जनरली पाइपिंग होता है क्या? नहीं होता है। क्ले में पाइपिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका अपना वो कोहेसिव सॉइल है, तो उसका शियर स्ट्रेंथ कभी जीरो होगा नहीं, इफेक्टिव स्ट्रेस भी अगर जीरो हो जाएगा तो शियर स्ट्रेंथ जीरो होता नहीं है क्ले के केस में, है ना। ये चीज मैंने बताया था। दूसरा वाला सिस्टम का था, अगर मान लो ये मान के चलते हैं कि आप पोरस का बात कहीं ना कहीं ये सैंड और ग्रेवल से कर रहा है, तो इसकी परमिएबिलिटी इतनी अधिक होती है कि क्विक सैंड कंडीशन होने के लिए आपको क्या चाहिए? जो सीपेज के कारण जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर होता हुआ चले, तो ये चीज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल होता नहीं है। या फिर आप कह सकते हो सीपेज डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली मिलता नहीं है। इसलिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कभी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर सैंड या ग्रेवल में, सैंड मतलब मैं कोर्स सैंड का बात कर रहा हूँ, फाइन सैंड का नहीं। फाइन सैंड में तो होगा ही होगा, मैं कोर्सर सैंड का बात कर रहा हूँ जिसमें थोड़ा परमिएबिलिटी का वैल्यू ज्यादा होता है, या ग्रेवल का बात कर रहा हूँ।
तो दोनों ही सूरत में किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। क्ले के केस में एक स्पेशल केस में पॉसिबल होता था, जो कि मैंने बोला था कि क्ले लेयर है, मान लो नीचे एक सैंड लेयर है, मैंने एक सॉइल प्रोफाइल बताई थी, नीचे एक सैंड लेयर है मान लो, और ये एक कॉन्फाइंड एक्वीफर है ना, तो आर्टिशियन प्रेशर के अंदर है, और ऊपर क्ले लेयर, और इस क्ले लेयर में आप एक्सावेट करते हुए चल रहे हो। ऐसे केसेस में इस क्ले सॉइल में भी देखने को मिल सकता है क्विक सैंड कंडीशन डेवलप होता हुआ नजर आएगा, बट वो एक स्पेशल केस था, तो उस स्पेशल केस का तो सीधा सीधा ये पूछ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस स्टेटमेंट को खारिज कर सकते हैं, है ना, वी कैन नेग्लेक्ट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। विवादजनक था, बहुत सोचने वाला स्टेटमेंट था ये, बहुत फाइनल सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। तो बहुत बच्चे क्या ना 2 और 3 लगा देते टिक, ये सोच के कि हाईली पोरस बोला क्ले बोला है, तो क्ले में ये वाला कंडीशन तो है अपना, तो ये एक स्पेशल कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ना, कि कन्फाइंड एक्वीफर के ऊपर क्ले सॉइल है और उसमें तुम एक्सावेशन कर रहे हो, ये एक स्पेशल कंडीशन है, लेकिन जनरली तो नहीं हो रही है ना, नेचुरली तो नहीं हो रही है। तो ये सोच के अगर चले तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट अपना खत्म, तो बचेगा क्या, एक ही अपना सही, 2 ओनली, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा बाबू, डी। समझे, विवादजनक स्टेटमेंट था, काफी विवादजनक स्टेटमेंट था। अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये कहां से आ गया यार, सेंसिटिविटी वगैरह, वो तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का था पहला वाला, चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो तुमको मालूम ही है। सेंसिटिविटी ऑफ ए नेचुरल सॉइल डिपॉजिट कैन नॉट बी लेस देन 1। अच्छा, सेंसिटिविटी क्या होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन undisturbed state by unconfined compressive strength of soil in remolded state, यही होती है सेंसिटिविटी। अब वो देखो, एक चीज तो एकदम तय है, लोगों को क्या लगता है, unconfined compressive strength of soil in undisturbed state will be obviously high as compared to remolded state। ये बात तो एकदम तय, एकदम पक्का। क्या ये हमेशा एकदम पक्का होगा, नहीं, हमेशा एकदम पक्का नहीं होता। मान लो कहीं पे एक ऐसा सॉइल का डिपॉजिट है, मान लो एक स्टिफ क्ले है, स्टिफ क्ले है ना, क्ले है, और मान लो ये क्ले में ऐसा ऐसा ये डिपॉजिट है कि बीच बीच में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स हैं, ठीक है, वो क्ले जो सॉइल डिपॉजिट है उसमें बहुत बड़ा बड़ा क्रैक है, ये मान के चलो, जब उसमें बड़ा बड़ा क्रैक है, तो जब अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में आप इसका अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट करोगे, तो वो जो वैल्यू निकलेगी वो काफी कम निकलेगी, लेकिन जब हम रिमोल्डिंग कर देंगे तो ये क्रैक वगैरह सब कुछ गायब हो जाएगा, इसमें मटेरियल आ जाएगा, अच्छे से रिमोल्डिंग कर दिया, तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे केसेस में जो स्टिफ क्ले होता है उसका क्यू यूडी इज लेस, बट क्यू आफ्टर रिमोल्डेड इज हाई, समझे, हेंस सेंसिटिविटी वैल्यू इज लेस देन 1। सो ये भी एक तरह का नेचुरल सॉइल डिपॉजिट होता है, तो ये क्या बता रहा हूं, स्टिफ क्ले हैविंग लार्ज फिशर्स एंड क्रैक, है ना, या फिर आप कह लो क्ले डिपॉजिट हैविंग लार्ज क्रैक, हैविंग लार्ज फिशर्स एंड क्रैक, फिशर्स एंड क्रैक, फिशर्स मतलब वही छोटे छोटे गड्ढा, ठीक है, फिशर्स एंड क्रैक, उस केस का ये बात कर रहे हैं, तो लेस देन 1 हो सकता है, ये भी नेचुरल डिपॉजिट है, तो नेचुरल सॉइल डिपॉजिट का सेंसिटिविटी कैन नॉट बी लेस देन 1, ये थोड़ा ज्यादा ही तगड़ा स्टेटमेंट बोल दिया था ये, है ना, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ओके, दिस इज रॉन्ग, हो सकता है एक से कम भी हो सकता है। आगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, A saturated loose sand deposit liquefies when water flows through it in upward direction। upward direction अगर मैं upward direction में अगर फ्लो हो रही है तो क्विक सैंड कंडीशन डेवलप हो सकता है, तो इसी का बात कर रहा है, वो भी क्या बोल रहा है कि अंडर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ऑब्वियसली बात है क्विक सैंड कंडीशन हो गया, है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है, लिक्विफिकेशन हो जाएगा, इसको हम सॉइल लिक्विफिकेशन बोलते हैं, ओके। ए क्विक क्ले हैज वेरी हाई सेंसिटिविटी। अब देखो यहां से ऑप्शन देख के तुम चेक कर सकते हो, पहला वाला तो वैसे भी गलत हो गया, तो ये तो गलत है ही, जिसमें जिसमें पहला वाला ये गलत है, दूसरा वाला तुम्हारा सही है ना, तो दूसरा वाला किस में दिया हुआ है, देखो दूसरा वाला इसमें सही है, मतलब पहला वाला जिसमें वो सारे ऑप्शन खत्म, बस यहीं से अपन खारिज कर सकते हैं, पूरे पूरा आंसर निकल सकता है अपना।
हमको दूसरा तीसरा स्टेटमेंट चेक करने की भी जरूरत नहीं है ना, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये सेंसिटिव वाला टेबल आपको याद है कि नहीं है? अगर सॉइल की सेंसिटिविटी 1 के आसपास होती है तो उसको हम इनसेंसिटिव सॉइल कहते हैं। 2 से 4 के रेंज में अगर सेंसिटिविटी थी तो उसको हम लेस, नॉर्मल या मीडियम सेंसिटिव कहते थे। 4 से 8 के बीच में अगर सेंसिटिविटी होती थी सॉइल की तो उसको सेंसिटिव सॉइल कहा जाता था, ठीक है। और 8 से 16 के बीच में अगर होती थी तो उसको हाईली सेंसिटिव सॉइल कहा जाता था। और ग्रेटर देन 16 हो जाए तो अनस्टेबल या क्विक सॉइल कहा जाता था, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात कर रहा है एक क्विक क्ले का। तो ये क्विक क्ले मतलब सेंसिटिविटी इसकी काफी हाई है, ग्रेटर देन 16 हो चुकी है। वही बात है, एक क्विक क्ले या फिर क्विक सैंड बोल दो, क्विक सॉइल बोल दो, कुछ भी, क्विक सॉइल उसका नाम ही दिया गया, या अनस्टेबल कंडीशन में जो सॉइल है वो, उसकी सेंसिटिविटी काफी हाई होती है, ग्रेटर देन 60। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है तीसरा वाला। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 एंड 3। इस तरह से भी फैक्ट चेक करके आंसर कर सकते हो, समझे? सेंसिटिविटी वाला जो टेबल लिखवाया था याद रखना है, भूलना नहीं है जिंदगी भर। बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब तक स्टूडेंट हो तब तक तो भूलना ही नहीं। अंग से अंग लगाना सजन, हम ऐसे रंग लगाना। पढ़ो पढ़ो भाई, सॉल्व करो। देखो एक चीज बताता हूं, हमेशा याद रखना, कभी भी ये चीज पूछे ना, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, तो ज्यादा कुछ टेक्निकली समझ में नहीं आए तो एक फॉर्मूला याद रखो, K बराबर C टाइम्स गामा W बाई म्यू ई क्यूब बाई 1 प्लस ई, ठीक है। उसके बाद S पावर कितना, S पावर क्यूब आई थिंक, देख लेना डिग्री ऑफ सैचुरेशन के ऊपर, इनटू D का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा तो K जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा W, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। वर्ड रेशियो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट वर्ड रेशियो का चेंज पर K का चेंज होना, ये किसी एक ही टाइप ऑफ सॉइल के लिए हम बता सकते हैं, दो अलग अलग सॉइल के बीच में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। डिग्री ऑफ सैचुरेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। C जो है एक कांस्टेंट है, C जो है इस फॉर्मूला में एक कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? शेप, इसको हम शेप फैक्टर बोलते हैं, शेप फैक्टर। ये कांस्टेंट को शेप फैक्टर बोला जाता है। तो चूंकि ये शेप फैक्टर इसका नाम ही है, तो जो शेप है सॉलिड का, शेप ऑफ सॉलिड, इसके इस बात के ऊपर डिपेंड करता है आपका C। तो K C से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही फॉर्मूला को देखते हुए चीजों को आंसर करना है। तो मुझे ये बताइए, वाइड रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा है? यस। ड्यूरेशन ऑफ फ्लो, ऐसा कुछ भी देख रहे हो? कुछ भी है यहाँ पे? नहीं। इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ सॉइल सॉलिड ग्रेन्स, हाँ, इसके ऊपर डायमीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। शेप ऑफ पार्टिकल, हाँ, ये जो C है शेप ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाँ। तो करेक्ट आंसर क्या? 1, 3 एंड 4 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ड्यूरेशन ऑफ फ्लो वगैरह का कोई मैटर नहीं है। अरे ड्यूरेशन ऑफ फ्लो वगैरह वो तो टेस्टिंग में आती है ना यार, टेस्टिंग का वो तो प्रोसेस है, टेस्टिंग के दौरान वो हम कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ रहा है? उसके ऊपर डिपेंड थोड़ी ना करता है। 1 घंटा हो ड्यूरेशन ऑफ फ्लो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, इससे थोड़ी ना परमिएबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल ज्यादा या कम हो जाएगी, समझ रहे हो बात को? तो डिपेंडेंसी चेक करने के लिए हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। ये पूछ लेते हैं हमेशा, बहुत जरूरी है। कितना से पावर कितना ये भी याद रखना, जैसे स्क्वायर इधर क्यूब है, ये क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये क्या है? इक्विवेलेंट डायमीटर, ये क्या, ई क्या है? वॉइड रेशियो, म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, सी क्या है? शेप फैक्टर कांस्टेंट, है ना। चलो यार, दो छोटू मोटू क्वेश्चन है सॉल्व करिए। ए सॉइल हैज डिस्चार्ज वेलोसिटी इतना, मतलब एवरेज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी कहने का मतलब है एवरेज वेलोसिटी जो डार्सी ने बोला है, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड। वॉइड रेशियो इतना। सीपेज वेलोसिटी इज, सीपेज मतलब एक्चुअल वेलोसिटी का हम बात कर रहे हैं, तो इट इज योर वी एवरेज अपॉन
वी एवरेज अपॉन, देखो एक चीज, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इनटू एन होता है यहाँ पे, ऐसा, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, ध्यान रखना। लेकिन ये डार्सी साहब के अकॉर्डिंग अगर चले तो डार्सी साहब का जो कॉन्सेप्ट था वो सैचुरेटेड सॉइल कंडीशन में ही अप्लाइड था, इसलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम 1 ले लेते थे, तो यहाँ पर उसका बारे में भी कुछ नहीं गिवन है ना। तो जो वी एक्चुअल होगा वो होगा आपका वी एवरेज 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई एन। एन यहाँ पे वॉइड रेशियो दिया है, तो वॉइड रेशियो इक्वल टू, वॉइड रेशियो से एन निकालना, ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इज इक्वल टू पोरोसिटी, यही तो होता है, मतलब 0.5 बटा 1.5 हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा। देखो क्यों, ये 5 इंटू 10⁻⁷, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1 इंटू, ये करोगे ये कितना आ गया देखो 0.5/1.5, तो ये कटम 1/3 से, तो इंटू 3/1 होगा, तो 1 गयो, पास दिया 15 इंटू 10⁻⁻1, सॉरी -7, यही तो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट, ठीक है। The porosity of a certain soil sample was found to be 80% of its specific gravity, the critical hydraulic gradient। अब देखिए ये पूछ रहा है ICR का वैल्यू बता दो, तो ये बोल दो तुम 2.7 - 1, इसको बोल दो गुना 1 माइनस 80% ऑफ 2.7, मतलब 0.8 इंटू 2.7, ये कर दो यार, फॉर्मूला था ना अपने पास G-1 इंटू 1 - n, चिपकाया फॉर्मूले को, जब ये कर देंगे तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका। अरे यार वही मैं तभी से कैलकुलेशन करते जा रहा हूँ यार, यहाँ कहाँ लिखा है कि 80% ऑफ इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो बोला सीधा सीधा 80% का बात किया है। होली है भांग खा लिए क्या, ऐसा कुछ नहीं किए रे भाई। तो 2.7 - 1 इंटू 1 - 0. कितना हो जाएगा, 0.34 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन, देखो बाबू ये जो क्वेश्चन है ना मेरे को ध्यान में है, जब हम लोग एग्जाम देते थे उस साल एग्जाम में आया था ठीक है, मेरे को मालूम है मेरा आंसर सही आया था, तो इजी है, फालतू चीज है। क्या बोल रहा है, दो ऑब्जर्वेशन वेल पेनिट्रेट कर रहा है एक कन्फाइंड एक्वीफर में, ये सेम क्वेश्चन गेट में भी आया था जिस साल हम एग्जाम दे रहे थे, उस समय ये गेट, ये 2014 का बात है, हाँ ठीक है। टू ऑब्जर्वेशन वेल पेनिट्रेटिंग इनटू कन्फाइंड एक्वीफर आर लोकेटेड 1500 मीटर अपार्ट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक। देखो कह रहा है एक कन्फाइंड एक्वीफर है, इसमें दो वेल है, एक वेल ये एक वेल ये, इन दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना बाबू, 1500 मीटर, समझना। जो हेड है एक में 50 मीटर है, मान लो इसमें 50 मीटर है, इसमें 25 मीटर है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। इफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द एक्वीफर, ये जो मटेरियल है इसका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है 30 मीटर पर डे, इतना ऐसा, एंड पोरोसिटी, इसका पोरोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.25। अब ये कह रहा है द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ इनर्ट ट्रेसर फ्रॉम वन वेल टू अनदर, मान लो कि यहाँ पर कोई एक ट्रेसर मटेरियल इंसर्ट छोड़ा गया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपका ये है, यहाँ एक वेल से दूसरे वेल तक फ्लो करने में या फिर ये ट्रेसर मटेरियल को पहुंचने में कितना समय लग जाएगा, ये चीज पता लगानी है। तो हमको बेसिकली पता क्या लगानी है कि व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी एक्चुअल क्या है ये पता चल जाएगा, तो हम निकाल लेंगे इजीली। कैसे, देखो समझो बात को, हम वेलोसिटी एक्चुअल पता चल जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करना है ये हमको मालूम है ना। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहां से हमको ये निकल जाएगा टाइम कितना रिक्वायर्ड है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमको मालूम है एक्चुअल वेलोसिटी क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई पोरोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कौन देगा, डार्सी साहब देंगे, क्या देंगे, k इंटू आई अपन एन देंगे, ठीक। k का वैल्यू 30 मीटर पर डे में गिवन है, k का वैल्यू, ठीक। आई का वैल्यू सर इजी है, आई मतलब हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे हेड है तुम्हारा 50, यहाँ पे हेड है 25, सर तो 50 - 25 बटा 1500, है ना,
इतना हो जाएगा सर आपका आई का वैल्यू, ठीक। एन का वैल्यू सर 0.25 पुट करिए ना, ऐसा पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एक्चुअल वेलोसिटी है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा व्हेन यू विल सॉल्व इट दिस, ओके। ये फॉर्मूला जब सॉल्व करोगे तो जो एक्चुअल वेलोसिटी का वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 2 मीटर पर डे। इसको हम सीपेज वेलोसिटी भी बोलते हैं ना, सीपेज वेलोसिटी। और इसी वेलोसिटी के साथ एक्चुअली वो ट्रेसर मटेरियल ये सॉइल के पोर से फ्लो करता हुआ है ना दूसरे वेल में अपीयर होगा, ये है वो सीपेज वेलोसिटी। सो तो 2 मीटर पर डे यदि उसका वेलोसिटी है, डिस्टेंस कवर करना है 1500, तो कितना टाइम में कवर कर लेगा? तो आप बोलोगे सर सीधी बात है t इक्वल टू 1500 बटा 2 कर दीजिए ना, 750। 750 दिन लगेंगे उस 1500 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में उस ट्रेसर मटेरियल को, समझा? किसके अंदर से? सॉइल के पोर्स के अंदर से फ्लो करने में, करते 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 वो इनर ट्रेसर मटेरियल है ना यहां तक जब पहुंचेगा एक वेल से दूसरे वेल तक में, उसको लग जाएंगे कितने? 750 दिन। कितना मीटर ट्रेवल कर रहा है वो? 1.5 किलोमीटर। समझो कितना धीमा गति है ना? इसलिए हम वेलोसिटी हेड को कंसीडर नहीं करते, समझ रहे हो? कोई मतलब नहीं बनता वेलोसिटी हेड को कंसीडर करने का। कितना स्लो वेलोसिटी आप देख रहे हो, और वो भी क्या, एवरेज तो छोड़ो, एवरेज तो इससे कम ही आएगा। ये तो हमने एक्चुअल वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी को आधार लेते हुए कैलकुलेशन किया, और आपको सीपेज वेलोसिटी को ही आधार लेते हुए कैलकुलेट करना होगा इस तरह से अगर ट्रेसर मटेरियल वगैरह का पूछेगा तो, क्योंकि वो सीपेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी ही है जो क्या बताता है कि सॉइल के पोर्स के अंदर से एक्चुअली क्या वेलोसिटी है, एक्चुअली में जो पानी का वेलोसिटी है वो क्या है ना? तो पानी के वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी होगा, फ्लो वेलोसिटी पानी का एक्चुअल वाला, पानी के साथ ही ट्रेसर मटेरियल आपको फ्लो करना है एक्चुअली में। तो एक्चुअली में सच, एक्चुअली में या सच में कितना टाइम लगने जा रहा है, तो उसके लिए हमको सीपेज वेलोसिटी को आधार लेते हुए कैलकुलेट करना होगा, और सीपेज वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा होता है एवरेज से। तो सोचो जब सीपेज वेलोसिटी को आधार लेके कैलकुलेट किए तो आ रहा है 750, तो और बात ही क्या है ना? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, मतलब कैलकुलेशन करने का ट्रिक। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रेटम, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर सॉइल है, तो ये अंडरग्राउंड का कोई एक लेयर है, ये सॉइल का लेयर है, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो है तुम्हारा 0.001 मीटर पर सेकेंड। डिस्चार्ज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए वेल ऑफ एरिया 20 मीटर स्क्वायर डग इनटू दिस स्ट्रेटम। अब देखो बात क्या ये बोल रहा है कि ये स्ट्रेटम में तुम एक वेल डग कर रहे हो जिसका एरिया कितना है? 20 मीटर स्क्वायर है, विथ ड्रॉडाउन ऑफ 2 मीटर। इसमें जो मतलब पहले जो भी वाटर टेबल यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, लेकिन अब जो ड्रॉडाउन आपको देखने को मिल रहा है वो 2 मीटर का देखने को मिल रहा है। डिस्चार्ज क्या निकल रहा है बताओ? तो देखिए अभी इसका कोई फॉर्मूला सीधा सीधा है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा ये कन्फाइंड है अनकन्फाइंड है, क्योंकि आपको बहुत सारा अलग अलग डेटा चाहिए होगा। जैसे मान लो अनकन्फाइंड है तो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की तुमको डेटा चाहिए, वो तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पर, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस का डेटा। हाइट ऑफ ओरिजिनल वाटर टेबल तुमको नहीं मालूम, ठीक है, और ड्रॉडाउन का केवल 2 मीटर दे दिया है, मतलब पहला जो ओरिजिनल वाटर टेबल था, अब जो इक्विलिब्रियम वाटर टेबल है उसके बीच का डिफरेंस क्या है, वो है तुम्हारा 2 मीटर, ये बता दिया है। लेकिन जो यहाँ पे स्टेडी हेड है पानी का क्या रहेगा वेल में, ये तुमको नहीं मालूम। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेटा की प्रॉब्लम है, डेटा नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन उठपटांग है, आंसर इसका निकलेगा नहीं। सब सोचना, लॉजिक सोचना। बट लेकिन मैं यहाँ पे एक दूसरा सिस्टम अपनाऊंगा, Q इक्वल टू के आई ए। मेरे को अगर आंसर कुछ भी बतानी है ना, क्वेश्चन अब पूछा है तो यस में आंसर पूछने बताना ही है, तो मैं दूसरा दिमाग लगा रहा हूँ। Q इक्वल टू के आई ए मेरे को मालूम,
के का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.001 मीटर पर सेकेंड लगा दिया। आई का वैल्यू देखो, आई का वैल्यू नहीं मालूम मेरे को, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ आई मतलब क्या है। यहाँ पे आई मतलब होता है किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में अगर फ्लो हो रहा है तो टोटल कितना हेड लॉस करना है पर यूनिट लेंथ, ये होता है आई। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो ड्रा डाउन का वैल्यू है 2 मीटर, इसी को मैं कंसिडर कर लेता हूँ एज ए आई इंटू एरिया 20। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये वैल्यू आपको 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे विच विल बी इक्वल टू 2400 लीटर पर मिनट, एलपीएम में आ जाएगी जब कन्वर्जन करेंगे। बट दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। ठीक है, इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था, है ना, मतलब बहुत सारे बच्चे ये सोच के आंसर निकाले होंगे ये, तो ये करेक्ट अप्रोच नहीं है। मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, ये क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था, क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। क्या देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ईएससी में होता है। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, बाद में भी आ रखा है, इसीलिए यहाँ पे मेरे पास है। ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। हाँ सही बात, अच्छा ये थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ऑर्गेनिक मैटर होने के कारण डिक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। हाँ सही बात, ठीक है, क्यों वाइट चोक कर देगा, सॉइल का परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। एंट्रैप्ड एयर डिक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, ये भी सही बात। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें ये कहा था कि ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, ये चीज बोला था, है ना। तो यहाँ पे दोनों सही होंगे, तो करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन पढ़िए, when the tube well penetrate into homogeneous aquifer, ठीक, एक एक्वीफर है बात कर रहा, एंड देन इट इज पंप्ड, मतलब एक एक्वीफर है बाबू, सिंपल क्वेश्चन मैं समझ गया। एक्वीफर है, इसमें एक ट्यूबवेल डाला, अब इसमें पंपिंग करोगे, पानी निकालोगे, देन देयर विल अकर लोअरिंग ऑफ वाटर सरफेस। देखो पहले मान लो वाटर टेबल यहाँ पे था, ठीक है, तब जब ट्यूबवेल तुम खोले हो तो इनिशियली पानी यहाँ तक आएगी, ठीक है, इनिशियली पानी यही रहेगी। अब आप पंपिंग चालू करो, पंपिंग चालू करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वेल में पानी का लेवल कमेगा, कमते 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 एक कांस्टेंट लेवल वेल में अचीव हो जाएगा। तो ये वेल के नियर बाय एरिया में, ठीक है, पानी क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जैसे हम डिस्चार्ज निकालते चल रहे हैं, ये वाटर लेवल वेल में डिक्रीज हो रही है, तो इस तरह से ये एक सरफेस आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस चीज को आप 3D में इमेजिन करो, एक सर्कल पे इमेजिन करो 3D में, इसको हम कोन ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो एक कोन बनेगा, 3D में इमेजिन करोगे तो कोन ऑफ डिप्रेशन, और ये जो सरफेस है इसको हम ड्रा डाउन सरफेस भी कहते हैं कभी कभी, है ना। और ये जो 2D में अगर देखोगे तो इसको हम ड्रा डाउन कर्व भी बोलते हैं, ड्रा डाउन कर्व। तो ये बेसिकली क्या है, ड्रा डाउन कर्व, मतलब क्यों इसका नाम ही ऐसा क्यों पड़ा, आप ग्राउंड से पानी को ड्रॉ कर रहे हो इसलिए वाटर टेबल डाउन हो रहा है, यही मतलब है ना, ड्रा डाउन। हम ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ मतलब क्या, ड्रॉ मतलब निकालना, विथड्रॉ, देखो विथड्रॉ, बाहर निकाल रहे हैं पैसा, है ना। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं किसका, पानी का, इसलिए वाटर टेबल डाउन हो रहा है नियर बाय सॉइल में, इसलिए कोन ऑफ डिप्रेशन बन रही है। अगर आप 3D में देखोगे तो, इसी को अगर 2D में बताओगे तो एक ड्रा डाउन सरफेस दिखेगा आपको। अगर इसी को मतलब वन डायमेंशन, मतलब एक तरफ से देख रहे हैं, जैसे कोई साइड व्यू वगैरह से, तो हमको ड्रा डाउन कर्व नजर आ रही है, समझे, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट सरफेस है उसको हम ड्रा डाउन कर्व कहते हैं। हाँ, स्टेटमेंट 2, तो ये तो सही है ना, ये तो सही है आपका, सिंस द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ड्रा डाउन कर्व इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये ड्रा डाउन आ रही है, ड्रा डाउन सरफेस इस तरह से बन रही है, इस तरह से आपका ये ड्रा डाउन सरफेस बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखो वही कह रहा है, तो सिंस द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रा डाउन कर्व इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक लेवल,
मतलब ये एटमॉस्फेरिक, तो इसके नीचे का जितना भी आपका ये होगा, मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है, इसके नीचे का जो भी पानी होगा वो हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन में रहेगी। ये बात क्लियर है? तो ये बोल रहा है कि इसको ड्रॉ डाउन कर्व इसलिए कहते हैं। अरे भाई, इसलिए ड्रॉ डाउन कर्व थोड़ी ना कहते हैं, मतलब ड्रॉ डाउन कर्व जो नाम आ रहा है वो इस कारण से थोड़ी ना आ रहा है। तो ये गलत है, ये सही है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट के बीच में चार ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पे इमेजिन करो कौन सा आंसर सही होगा, सी। मतलब स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग, है ना? आप इसको असर्शन समझ लीजिए और इसको रीजन समझ लीजिए, ऐसा। आंसर विल बी सी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी ये वाले स्टेटमेंट को पढ़िए, ठीक है। इसमें देखिए ऊपर के जो दो स्टेटमेंट है इनको आप ना अभी इग्नोर करो, आप समझ नहीं पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन एंगल से रिलेटेड कुछ बातें हो रही है और मॉइस्चर का कुछ इफेक्ट। ओके, तो पहला वाला स्टेटमेंट वैसे भी गलत है। देखो, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सैंड डज नॉट अफेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन एंगल। अरे यार, डज नॉट अफेक्ट का क्या मतलब है? अगर लॉजिक देखोगे, एक जनरल सा इंजीनियर होते हुए अगर लॉजिक सोचोगे, ये एक सैंड पार्टिकल, ये एक सैंड पार्टिकल, ये एक सैंड पार्टिकल, ये एक सैंड पार्टिकल, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, तो ये फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। ठीक है, अभी पानी अगर इनके बीच में आता है तो ये एज ए लुब्रिकेंट काम करेगा, करेगा। तो इस कारण से कुछ ना कुछ फ्रिक्शन कम होगी, तो फ्रिक्शन एंगल भी कम होना चाहिए डेफिनेटली। तो इफेक्ट तो होगा, ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट तो होगा। अब ये इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा सैंड में, क्या होगा? ये सब चर्चा की बात है डेफिनेटली, लेकिन ऐसा आप सीधा नकार नहीं सकते कि इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है कि हम इसको प्रैक्टिकली कंसिडर नहीं करते हैं कैलकुलेशन के वक्त, बस थ्योरी पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इन सब बातों की नहीं होती है, ठीक है। ये सब चीजें आप कब पढ़ेंगे? जब हम शियर स्ट्रेंथ वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, वहां आप पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे ये डिस्कशन मैं करूंगा इन दोनों बातों की। अभी फिलहाल ये देखिए, यहाँ पे आंसर क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है। तो ये दो ऊपर के दोनों स्टेटमेंट गलत है, ओके। तो जो करेक्ट है वो अब कौन से बचे? नीचे के स्टेटमेंट आपके करेक्ट बच रहे हैं, सीधी सीधी बात। क्यों? यहाँ पे पढ़िए, देखिए, मॉइस्चर इंट्रोड्यूस कैपिलरी इफेक्ट इन सैंडी सॉइल लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ अपरेंट कोहेजन। हाँ, वो कैपिलरी इफेक्ट के कारण अपरेंट कोहेजन वाली सिस्टम आ जाती है। द कैपिलरी फिल्म इज ब्रोकन बाय ड्राइंग। देखो, जो कैपिलरी फिल्म है मतलब मेनिस्कस, ये खत्म हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। कब? जब ये ड्राई हो जाएगा, पानी ही नहीं है तो क्या मेनिस्कस का काम मतलब, या वो इतना मॉइस्चर कंटेंट हो गया कि सैचुरेट हो गया सॉइल, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस विल बिकम इन्फिनिटी। दोनों ही सूरत में ये मेनिस्कस डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो अपरेंट कोहेजन है वो खत्म हो जाएगी। एकदम सही बात, एकदम सही बात। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। पहला दूसरा गलत है। क्यों गलत है? इसके ऊपर डिस्कशन होगा, और वो कहाँ होगा? शियर स्ट्रेंथ वाले टॉपिक में, ठीक है। चलिए, देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी करवाया था आपको एलन हेजन इक्वेशन को यूज करके, है ना, परमिएबिलिटी वाले चैप्टर में। परमिएबिलिटी डिटरमाइन करने का जो इनडायरेक्ट मेथड था, ठीक है, या कैपिलरी इफेक्ट, है ना, कैपिलरी के बाद मैंने सॉल्व करवाया था आई थिंक, है ना, कैपिलरी के बाद। तो जो मॉडिफाइड कैपिलरी थ्योरीज थे सॉइल के लिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कैपिलरी थ्योरी सॉइल पे एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए सब मॉडिफाइड थ्योरीज था, उनको यूज करके ये हम सॉल्व किए थे। तो जो कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला निकल के आता था, एलन हेजन इक्वेशन, सम कांस्टेंट सी वर्ड रेशियो D10। यहाँ पे दो सॉइल का बात कर रहा है, सॉइल ए, सॉइल बी। पढ़ो बात, द void ratio of given soil A is twice that of another soil B। इसका void ratio E है, तो इसका void ratio 2 times है। while the effective size of particles of soil A is 1/3 of soil B। इसका D है, तो इसका 1/3 D है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ कैपिलरी राइज वगैरह पूछा है, तो निकाल लीजिए। HA का वैल्यू क्या हो जाएगा? सम कांस्टेंट सी, है ना,
दोनों सेम टाइप ऑफ सॉइल है, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल दोनों सेम है, बस उसमें वॉइड रेशियो और इफेक्टिव साइज वगैरह चेंज हो, ऐसा मान के चलो। तो C डिवाइडेड बाई, मतलब दोनों के लिए कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट है सेम। E कितना, 2 टाइम्स E इंटू D10 1/3D, इसमें HB का CED, तो HA बाई HB आपको बतानी है, तो C 2ED/3 ऐसा आ रहा है इसमें, डिवाइडेड बाई C/ED, सिंपली लाइक दिस। तो जब सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, क्या आ जाएगा, 3/2, विच इज योर 1.5। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, लाइक दिस। इस तरह से सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाता है। तो इसी के साथ मैं आज ये क्लास एंड करता हूं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अलग वीडियो में। हैप्पी होली है आज, और आज हमारा बर्थडे भी है। ओके, विश में हैप्पी बर्थडे 8 मार्च। थैंक यू वेरी मच।